नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। इसी साल 14 फरवरी को आतंकियों ने हमारे कश्मीर में एक बड़ा ही कायराना हमला किया। एक विस्फोटकों से भरी हुई एसयूवी कार को उन्होंने सीआरपीएफ की बस से जाकर भिड़ा दिया, जिसमें कि हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। उस घटना के बाद आप में, हम में, सभी में गुस्सा था। हम चाहते थे कि उस घटना का बदला लिया जाए और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन्हें सबक सिखाया जाए, और वो हुआ भी। हमारी एयरफोर्स ने उस कायराना वारदात का बदला लिया और हमारे एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के भीतर घुसकर उन्होंने जो टेररिस्ट कैंप वहां पर थे जैश-ए-मोहम्मद के, उनको खत्म कर दिया। लेकिन आइए इस हफ्ते हम बात करेंगे कि जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था मौलाना मसूद अजहर, वो किस तरह से इन आतंकी कैंपों को संचालित कर रहा था और किस तरह से जब उसको कंधार हाईजैकिंग कांड के बाद भारत ने छोड़ा तो कैसे भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और मसूद अजहर का क्या था मुंबई अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन। मौलाना मसूद अजहर इन दिनों दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक है। इसका जन्म पाकिस्तान के बहावलपुर में हुआ था। 8वीं तक इसने फॉर्मल पढ़ाई की और उसके बाद ये धार्मिक शिक्षा लेने के लिए ये मदरसों से जुड़ गया और फिर ये धार्मिक तालीम लेने के लिए जो है अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान में घूमा और फिर आगे जाकर खुद भी धार्मिक तालीमें देने लगा। लेकिन इसके साथ ही उसने तमाम युवाओं को जो है उनका ब्रेन वॉश करना भी शुरू कर दिया और उन्हें कट्टरपंथ की ओर ले जाने लगा। धीरे धीरे जो इस तरह के संगठन थे, जो आतंकी संगठन थे, उनके बीच मौलाना मसूद अजहर का कद काफी बढ़ा और मौलाना मसूद अजहर जिस तरह की भड़काऊ तकरीरें करता था, जिस तरह से वो लोगों को ब्रेन वॉश करता था, उसका काफी प्रभाव पाकिस्तान में देखने मिला। और इसकी वजह से जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन थे, जो सो कॉल्ड जिहादी संगठन थे, उन्होंने मौलाना मसूद अजहर का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में करना शुरू कर दिया। खास करके अफ्रीकी देशों में, सोमालिया में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहां पर जिहादियों की भर्तियों के लिए, आतंकियों की भर्ती करने के लिए, लंदन में भी जो है कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए मौलाना मसूद अजहर का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद कश्मीर की जो अलगाववादी ताकतें थी, उन्होंने भी मौलाना मसूद अजहर जिस तरह के भाषण देते थे, जिस तरह की तकरीरें मौलाना मसूद अजहर की होती थी, उसको देखते हुए मौलाना मसूद अजहर की मदद कश्मीर में भी आतंकियों की ओर से ली गई। 90 के दशक की शुरुआत में कश्मीर में जो अलगाववादी संगठन थे, जो दहशतगर्द थे, उनके बीच मौलाना मसूद अजहर का प्रभाव काफी बढ़ गया और एक संगठन, जो आतंकी संगठन उन दिनों काम करता था, हरकत उल अंसार, मौलाना मसूद अजहर उससे जुड़ा हुआ था। और हरकत उल अंसार के कुछ अलग अलग गुट थे जिनके बीच में आपस में झगड़ा चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। तो पाकिस्तान से मौलाना मसूद अजहर को बुलाया गया कश्मीर में कि वो यहां पर आए और इन जो गुटों के बीच में झगड़ा चल रहा है, जिससे कि उनके कॉज को नुकसान पहुंच रहा था, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की जो साजिश थी या उनकी जो रणनीति थी, उसको नुकसान पहुंच रहा था, तो इसलिए वो इस झगड़े को खत्म करे, इस गुटबाजी को खत्म करे। तो मौलाना मसूद अजहर और उसका एक साथी जो है, एक फर्जी आइडेंटिटी के साथ, फर्जी पहचान के साथ वे लोग श्रीनगर पहुंचे और जब वो एक ऑटो रिक्शा में जा रहे थे तो जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच की एक चौकी थी, वहां पर उनको रुकाया गया। तो वहां से मौलाना मसूद अजहर और उसका वो साथी निकलकर भागने लगे दोनों लोग। तो इनको पुलिस ने पकड़ लिया और जब इनसे हवालात में पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दोनों जो है बहुत ही बड़े प्यादे हैं आईएसआई के, जो कि कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ाने के लिए और दहशतगर्दों की भर्ती करने के लिए अहम भूमिका निभा रहे थे।
मसूद अजहर को 1994 में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद तमाम एजेंसियों ने उससे बड़ी ही सख्ती से पूछताछ की और इस पूछताछ में मसूद अजहर ने अपनी साजिशों के बारे में, अपने मंसूबों के बारे में, अपनी गतिविधियों के बारे में काफी कुछ जानकारी भारतीय एजेंसियों को दी और अपने साथ ही अपने संगठन जिनसे वो जुड़ा हुआ था उन संगठनों के बारे में, अपने साथियों के बारे में भी काफी कुछ बताया। लेकिन वो हर बार अपने इंट्रोगेटर्स को एक बात जरूर कहता था कि आप लोग जो है मुझे ज्यादा दिन तक इस जेल में नहीं रख पाओगे, देखना एक ना एक दिन मैं यहां से छूटकर वापस पाकिस्तान चले जाऊंगा। तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं पाकिस्तान के लिए कितना अहम आदमी हूं, मेरी कितनी जरूरत है पाकिस्तान को, वहां की एजेंसियों को, और वो किसी भी हाल में मुझे छुड़ा लेंगे। तो ये आए दिन जो भी उससे पूछताछ करने जाता था जो भी अधिकारी, तो मौलाना मसूद अजहर उससे खुलकर अपने बारे में, अपने संगठन के बारे में, अपने मंसूबों के बारे में खुलकर बताता था। लेकिन हर बार वो ये लाइन जरूर बोलता था कि मैं यहां पर ज्यादा दिन नहीं हूं, मैं इस जेल में ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला हूं। मसूद अजहर की ये बात सही भी थी। जितनी अहमियत मसूद अजहर के प्रति दहशतगर्दों के बीच में थी, उसको देखते हुए 3 बार अटेम्प्ट हुए मौलाना मसूद अजहर को जेल से निकालकर वापस पहुंचाने के। पहला अटेम्प्ट हुआ जब कुछ ट्रैकर्स जो विदेश से आए हुए थे, जो यूरोप के ट्रैकर्स थे, वो जब कश्मीर गए तो उनको किडनैप कर लिया आतंकियों ने और बदले में उन्हें छोड़ने के लिए यह दबाव डाला जाने लगा कि मौलाना मसूद अजहर को रिहा किया जाए। भारत सरकार पर इस तरह का दबाव डाला गया और उन जो अगवा किए गए ट्रैकर्स थे उनमें से एक ट्रैकर जो है आतंकियों की गिरफ्त से निकल भागने में कामयाब हुआ। एक की उन्होंने गला काटकर हत्या कर दी और एक ट्रैकर के बारे में आज तक पता नहीं चल सका है कि वो जिंदा है या मरा है। लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, मौलाना मसूद अजहर को नहीं छोड़ा गया। फिर एक अटेम्प्ट हुआ, दहशतगर्दों की मदद से मौलाना मसूद अजहर ने जेल से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाई थी, लेकिन वो उस सुरंग से नहीं निकल पाया। वक्त रहते इस साजिश की जानकारी मिल गई और मौलाना जो है निकल भागने में कामयाब नहीं हो पाया जम्मू की उस जेल से। इसके बाद एक तीसरा अटेम्प्ट भी हुआ और वो अटेम्प्ट था IC-814, इंडियन एयरलाइंस का ये विमान जिसे कि हाईजैक किया गया था और इसके हाईजैक करने के पीछे का मकसद था मौलाना मसूद अजहर की रिहाई। और इसी हाईजैक कांड की वजह से मौलाना मसूद अजहर का मुंबई के साथ संबंध भी सामने आया, उसका मुंबई अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी पता चला। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को 5 हथियारबंद लोगों ने हाईजैक कर लिया था। यह विमान काठमांडू से मुंबई की ओर उड़ा था, लेकिन इसे पहले अमृतसर उतारा गया क्योंकि ईंधन खत्म हो रहा था। लेकिन जब तक ईंधन भरने के लिए टैंकर रनवे पर पहुंचता, हाईजैकर्स को शक हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने अमृतसर से विमान को फिर से टेक ऑफ करवाया और लाहौर पहुंचे। लाहौर में कुछ देर रुकने के बाद वहां से वो विमान दुबई गया और दुबई से आखिरकार कांधार पहुंचा। उस विमान में 176 लोग सवार थे, इसके अलावा 15 क्रू मेंबर्स थे। कुछ लोगों को दुबई में जरूर छोड़ दिया गया था। इसी विमान में एक नव दंपत्ति भी था, नवविवाहित दंपत्ति था, वो भी सफर कर रहा था। रुपिन कटियाल जो कि काठमांडू से हनीमून मनाकर वापस दिल्ली लौट रहे थे, उनकी हाईजैकरों ने हत्या कर दी थी। तो ये जो हाईजैक कांड हुआ था ये करीब 7 दिनों तक चला। 24 दिसंबर को ये प्लेन हाईजैक हुआ था और 31 दिसंबर 1999 को कांधार में जब जो हाईजैकर्स थे उनकी डिमांड जब पूरी हुई तो उसके बाद में बाकी के सारे लोगों को कांधार, अफगानिस्तान के कांधार में जाकर उन्हें रिहा किया गया था। हाईजैकरों ने डिमांड रखी थी कि मौलाना मसूद अजहर और साथ में 2 और भी आतंकी जिनका कि नाम उमर शेख और मुश्ताक जरगर बताया जाता है, इन तीनों ही लोगों को छोड़ा जाए, जेल से रिहा किया जाए, उसके बाद ही विमान हाईजैकिंग
का जो कांड है वो खत्म होगा और विमान में मौजूद लोगों को रिहा किया जाएगा। काफ़ी वक्त तक चले नेगोशिएशन के बाद भारत सरकार ने उनकी डिमांड मान ली और इन तीनों ही लोगों को कांधार ले जाकर छोड़ा गया और उसके बाद अपहरण का ये कांड खत्म हुआ। जिस दौरान अपहरण का ये कांड चल रहा था उस दौरान भारत की खुफिया एजेंसियां, जांच एजेंसियां भी हरकत में आ गईं और ये पता चला कि ये जो हाईजैकर्स थे उनके पासपोर्ट का इंतजाम जो है और जगह जगह पर काठमांडू से पहले भारत में उनके ठहरने का इंतजाम वेस्ट बंगाल में, इसके अलावा हथियारों का इंतजाम जो है वो एक शख्स ने किया था जिसका नाम था अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ के बारे में ये बताते हैं कि अब्दुल लतीफ जो है वो मुंबई के जोगेश्वरी में रहता था और जब खुफिया सूत्रों से इसके बारे में जानकारी मिली तो अब्दुल लतीफ की धरपकड़ हो गई और उससे पूछताछ में इस पूरी साजिश के कई तार खुले। ये पता चला कि अब्दुल लतीफ ने एक ट्रैवल एजेंट के जरिए सभी हाईजैकर्स के फर्जी पासपोर्ट बनवाए थे मुंबई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से और इस मामले में जो मुंबई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के जो 2 अधिकारी थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई और साथ में एक पोस्टमैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई कि उसने हैंड डिलीवर किया इस लेटर को और जो पता वाकई में एग्जिस्ट नहीं करता था ऐसे पते पर उसने जाकर जो है ये पासपोर्ट्स डिलीवर कर दिए थे। तो इन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा चला और ये सामने आया कि अब्दुल लतीफ जो है उस पूरी साजिश का हिस्सा था जिसके तहत इंडियन एयरलाइंस के इस विमान को हाईजैक किया गया था। उसने ना केवल पासपोर्ट अरेंज किया बल्कि हथियार और एकोमोडेशन अरेंज करवाने में भी उसने मदद की थी। हाईजैकिंग कांड के करीब 9 साल बाद साल 2008 में पटियाला कोर्ट ने अब्दुल लतीफ और उसके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और इस तरह से हाईजैकिंग कांड का मुंबई कनेक्शन सामने आया, मुंबई अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आया या फिर ये कहें कि मौलाना मसूद अजहर का एक तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन सामने आया क्योंकि अब्दुल लतीफ, इसके बारे में बताया जाता है कि ये मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और मुंबई में कई रॉबरी और डकैती के मामलों को यह अंजाम दे चुका था। हाईजैकिंग कांड की वजह से मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना हमें काफ़ी महंगा पड़ा और मौलाना मसूद अजहर ने जब वो रिहा हुआ, अफगानिस्तान में उतरा, उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया और वहां से उसने जैश ए मोहम्मद नाम का अपना एक नया आतंकी संगठन तैयार किया और उस आतंकी संगठन ने भारत में कई बड़ी दहशतगर्दी की वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख वारदातें थी जैसे कि दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हमला किया गया था जिसमें कि हमारे 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इसके अलावा सितंबर 2016 में पठानकोट में अटैक हुआ था जिसमें कि हमारे 7 सैनिक मारे गए थे। फिर उसी साल उसी महीने में ही उरी में हमला हुआ था जिसमें हमारे 19 सैनिक मारे गए थे और इसी साल अगर फरवरी की बात करें तो जो आतंकी हमला हुआ पुलवामा में उसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। तो ये थी इस हफ्ते की कहानी। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी अंडरवर्ल्ड के किसी और दिलचस्प किस्से के साथ।